नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपको कोई एक्सप्लोसिव इंटरव्यू, धमाकेदार इंटरव्यू नहीं दिखाने वाला हूं। मैं ड्रग्स की भी बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी दाऊद कनेक्शन की बात करने वाला हूं। एक मौत की गुत्थी से आपको, मुझको, देश को, देश के हित में कितना असर आता है, यह मेरी थोड़ी समझ से परे है। इसीलिए मैं एक ऐसे मुद्दे पर आज बात करने वाला हूं जो सीधे आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा है, देश से जुड़ा मुद्दा है। मैंने बेरोजगारी की बात की है। रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहने को दिया जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। पर इन सब के पीछे बड़ी तस्वीर क्या है, आज उस तस्वीर पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और वो बड़ी तस्वीर क्या है, वो मूल क्या है, वो जड़ क्या है जिसके चलते हम इतने बड़े संकट में हैं। कोरोना काल में तो हम हैं ही, पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है, सरकारी खजाने खाली हैं। और इसकी सबसे ज्यादा मार, दर्शकों, यह समझने की बात है, यह सीधे आपसे जुड़ी है, इसकी सबसे ज्यादा मार राज्यों पर पड़ रही है, राज्य सरकारों पर। 3 साल पहले 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया था इस देश में, और यह केंद्र लगाता है और केंद्र उसका एक हिस्सा राज्य सरकारों को देता है। ऐसा वादा किया गया था कि अगले 5 साल तक देते रहेंगे। आपको जितना पैसा पहले टैक्सेस से मिलता था, आप सेल्स टैक्स लगाते थे, वैट, ऑक्ट्राई वगैरह जो आप लगाते थे, अब हम लगाएंगे, वो पैसा आपको दे देंगे और जितना मिलता था उसका 14% ज्यादा देंगे हर साल, यानी कि एक चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। तो राज्य भी बोले ठीक है, बहुत अच्छा है, आप हमें पैसा दीजिए, हम प्रदेश का विकास करेंगे, अपने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी जो हम दे रहे हैं उनकी तनख्वाहें देंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। लेकिन इस साल 5वां महीना चल रहा है, अभी तक 1 भी रुपया केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को नहीं दिया गया है जीएसटी की मद में। और इसके चलते अब तकरार पैदा हो गई है, केंद्र सरकार एक तरफ और राज्य सरकारें एक तरफ। और इन राज्य सरकारों में कोई ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस कुछ और कह रही है, बीजेपी के राज्य कुछ और कह रहे हैं, सब एक सुर में कह रहे हैं भैया हमें पैसा तो दो, हम तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं। जो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सुशील कुमार मोदी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं 76% जो रेवेन्यू है हमारा वो तो केंद्र से आना है, जीएसटी के जरिए वो आ नहीं रहा, तो हम तो तनख्वाहें तक नहीं दे पा रहे, विकास की बात तो दूर की है। महाराष्ट्र, पंजाब मेडिकल स्टाफ को तनख्वाहें नहीं दे पा रहा है, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश शिक्षकों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। विकास की बातें तो दूर की कौड़ी हो गई, अभी तो तनख्वाहों पर बन आई है। ऐसे में आज मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज 41वीं बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की। वित्त मंत्री की अगुवाई में राज्यों के साथ मंथन चला, यह लगभग 5 घंटे मंथन चला और सरकार ने साफ कर दिया अभी तो भैया पैसे हैं नहीं, अभी पैसे नहीं दे पाएंगे। तो अब 2 रास्ते हैं, या तो आप आरबीआई से उधार ले लो, हम आपको कम ब्याज पर वो कर्ज दिला देंगे 2022 के बाद भी, उसका हम थोड़ा बहुत हिसाब किताब आपका करवा देंगे, आप आरबीआई से कर्ज ले लो। वरना हमें, यानी कि सरकार को बाजार से पैसा उठाना पड़ेगा, तब हम पैसे दे पाएंगे। 7 दिन का वक्त और ले लो, सोचिए इसके बारे में क्या किया जा सकता है, और तब बैठकर बात करेंगे। तो यानी कि आज की तारीख में सिंपल एक लाइन में बताऊं, राज्य सरकारें ठन ठन गोपाल हैं। इसीलिए जब रोजगार की बात होती है, जब विकास की बात होती है, जब आर्थिक रफ्तार की बात होती है, जब सुख सुविधाओं की बात होती है, आज की तारीख में पैसे ही नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सुनिए वित्त मंत्री ने क्या कहा आज। Detailing will be done and sent to the states of both the options, where we will facilitate by talking with the Reserve Bank and ensuring that they get the bi-monthly compensation. This year it's already 2 bi-monthlies are delayed, but
as soon as this arrangement is agreed upon by the council, we can proceed fast and clear these dues and also take care of the rest of this financial year. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्यों के पास तनख्वाह देने को भी पैसा नहीं है? और केंद्र और राज्य सरकारें पैसे के लिए क्यों लड़ रही हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, सीए हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मेरे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को जानते हैं, बहुत कुछ 20 साल तक इन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी है, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को। मेरे साथ डॉक्टर अमर पटनायक हैं, नौकरशाह रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके तौर तरीकों को समझते हैं, अब राजनेता का चोगा ओढ़ा है, राज्यसभा के सांसद हैं और फाइनेंस कमिटीज में भी हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा सुनील गर्ग, देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साथ होंगे, और न्यूज विद अ जे नॉट विद एन एस के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और सिद्धार्थ, इससे पहले मैं राजनीतिक चर्चा करूं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, कोई चर्चा नहीं कर रहा है पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा मुद्दा है, राज्यों के पास पैसे ही नहीं है, जीएसटी का एक भी पैसा नहीं मिला है अभी तक राज्यों को। इससे ज्यादा गंभीर बात कुछ हो सकती है? जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि स्टेट्स की जो अभी आर्थिक स्थिति है और उसमें जीएसटी कॉम्पनसेशन उनके लिए कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। संदीप, इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि जीएसटी आने से पहले क्या व्यवस्था थी, क्योंकि जीएसटी आने से पहले स्टेट्स बहुत सारे कर अपने लगा के अपने पास ही कलेक्ट करके अपने पास ही खर्चते थे। ये एक सांझी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने, और उस समय पे जो दिवंगत वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी थे, उन्होंने सारे स्टेट्स को एक लॉक जैम तोड़ने के लिए कॉम्पेंसेशन की फॉर्मूला लिखी, जो एक्चुअली देखा जाए तो इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है स्टेट्स के फेवर में कि आज जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि आज की बैठक में तो केवल इसी विषय पे बड़ी तनातनी रही स्टेट्स और केंद्र सरकार के बीच में। अरुण जेटली तो 10.6% रिटर्न गारंटी करना चाह रहे थे, फिर कॉम्प्रोमाइज के तौर पर वो 14% हुआ, पर वो अब देने से सरकार मना कर रही है, कह रही है। अटॉर्नी जनरल भी आ गए बीच में राय देने के लिए कि वी आर नॉट लीगली बाउंड, कानूनी हम पर कोई बाध्यता नहीं है। संदीप, जैसे हर चीज में एक प्रकार का फोर्स मेजोर आपदा के समय पे, नेशनल इमरजेंसी के समय पे एग्जिट क्लॉज होता है, जो जीएसटी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें भी इस प्रकार का एक प्रावधान है। क्या सेंटर की नियत नहीं है पैसा देने की? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के भी अभी रूल स्टेट्स हैं जिनको इस केंद्र के इस निर्णय का असर पड़ रहा है। विषय ये है, और ये आपके साथ बहुत बारी चर्चा की है हमने, कि ओवरऑल जो रेवेन्यूज हैं स्टेट्स और सेंटर के कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद बहुत हद तक इंपैक्ट हुए हैं, और उसका नतीजा एक प्रकार से जो दिवालियापन है। पूरे वित्तीय वर्ष में आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये इन महीनों की बात कर रहे हैं, एक पैसा भी नहीं देंगे तो राज्य चलेंगे कैसे? सवाल तो ये है ना सिद्धार्थ। बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि इसमें केंद्र के पास शायद ऑप्शंस और भी हैं, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा बोरोइंग टू मीट दिस, क्योंकि केंद्र एक प्रकार से देखा जाए तो अपने फिस्कल डेफिसिट को मॉडरेट या एक्सपैंड कर सकता है इकोनॉमी का ध्यान रख के। अगर राज्यों ने पैसा खर्चना बंद कर दिया तो संदीप, ये निश्चित है, और वो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट हो या किसी और की सरकार हो, वहां पे कंजम्पशन और बाकी चीजों पे असर आएगा, और उससे ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा। बिल्कुल गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप इस बात को मानेंगे? देखिए, मैंने सुशील कुमार मोदी का इसलिए उदाहरण दिया, वो भी कह रहे हैं भैया 76%। अमूमन लगभग 60% जो रेवेन्यू है, जो कमाई होती है राज्य सरकारों की, वो केंद्र के जीएसटी के थ्रू आती है। उनके पास पैसा ही नहीं होगा, राज्य चलेंगे कैसे? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए 2-3 बातें पहले उसको समझ लें कि एक तो आप कह रहे हो कि
राज्य सरकारों को बिल्कुल पैसा नहीं दे रहा, ये बात नहीं है। जब भी जीएसटी कलेक्शन आता है उसके 3 हिस्से कोई भी आदमी पे करता है, एक स्टेट जीएसटी, एक सेंट्रल जीएसटी और एक इंटर स्टेट जीएसटी। बिल्कुल। तो जो स्टेट नहीं, सुन लो पहले। हाँ। फिर मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आप पूरा बोलते रहिए। हाँ। तो जो स्टेट जीएसटी है वो तो सीधा स्टेट को जाता है, वो जाता कोई ही है। भी जीएसटी, और सेंट्रल जीएसटी सेंटर को जाता है। हाँ। आईजीएसटी को बाइफरकेट किया जाता है, वह पूरा प्रॉपरली हो रहा है। हाँ। अब दूसरी बात है कंपेंसेशन की बात है। यहाँ पे केवल जो 14% स्टेट्स को कंपेंसेशन शॉर्ट ऑफ रेवेन्यू का किया था, उसमें भी 65,000 करोड़ सेंटर ट्रांसफर कर चुका है। नहीं कर चुका है। 65,000 करोड़ रुपए आपने अभी आए हैं या उम्मीद की जा रही है। 3 लाख करोड़ का वो आंकड़ा था, उसमें से 1 रुपया भी नहीं सुन गया। तो लो संदीप जी, पहले पूरी बात सुन लो, फिर प्रश्न करना ना। कौन सा बताइए। आगे जा रहा हूं मैं। हाँ। सुन लो पहले। 3 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल एस्टिमेटेड है टोटल, यानी कंपेंसेशन में स्टेट्स को, जो 14% के हिसाब से, जो इंक्रीज्ड रेवेन्यू के हिसाब से उनको कहा गया था। तो 3 लाख करोड़ का उसमें शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है। उसमें से 65,000 करोड़ का आने की उम्मीद है सेस के थ्रू। 2,35,000 करोड़ का शॉर्टेज है। बिल्कुल। उसके भी बाइफरकेशन किए कि 97,000 नॉर्मल उसके कारण शॉर्टेज है, ग्रोथ के कारण, और बाकी जो है 2,35,000 में वह कोरोना के कारण है। तो जो सिद्धार्थ जराबी कह रहे थे कि वह जो 2,35,000 करोड़ में से लगभग 1,40,45,000 करोड़ का जो है वह शॉर्टेज है कोरोना के कारण, वो फोर्स मेजर के कारण है, और 97 जो नॉर्मल जीएसटी में कमी हुई है। तो इसके सरकार ने ऑप्शन दिए हैं कि इनको कैसे कंप्लीट करना है। तो जो स्टेट अगर कहे कि हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा, वो गलत बात है। केवल इंक्रीज जो शॉर्टफॉल 14% के हिसाब से इंक्रीज शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू है, वो उसका कंपेंसेशन की बात है। और उसमें ये बात अटॉर्नी जनरल ने कही है कि उसका जीएसटी काउंसिल के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वह सेस के थ्रू ही, सेस कलेक्शन के द्वारा। मैं उस पर आता हूं। आप जो ये दावा कर रहे हैं पैसा आ रहा है, मैंने सुशील कुमार मोदी का उदाहरण दिया है और कांग्रेस के तमाम। एक मिनट देखिए, बात क्लैरिफाई हो जाए ना। देखिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल चिल्लाने से थोड़ा बात सुलझती है। नहीं, सुन लो, 10 सेकंड और दे दो। हाँ। जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है मंथली बेसिस पे लोग पे कर रहे हैं, वह तो स्टेट को जा रहा है। वो तो स्टेट का है। एसजीएसटी में जानता हूं, सीजीएसटी में जानता हूं। केंद्र ने जो 42% रेवेन्यू देने का जिम्मेदारी ले रखी है, वो जा रहा है कि नहीं गौरव वल्लभ? नहीं, वो अलग है, वो जीएसटी से मतलब नहीं है, वो जीएसटी का अलग कलेक्शन है। एक मिनट अभी हो जाएगा ना। दूध का दूध, पानी का पानी। अमर पटनायक भी बैठे हैं, वो सर हिला रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं। गौरव वल्लभ जी। संदीप जी, सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि राज्यों का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 6 लाख करोड़, सारे राज्यों का इस साल 6 लाख करोड़ की उसमें कमी आएगी। दूसरा, जब ये जीएसटी एक्ट लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया आपने, और अब आप कह रहे हो कि ये राज्य अपना बोरोइंग कर ले। इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी कर रहे हो। ये सॉवरेन डिफॉल्ट है टेक्निकली, और सॉवरेन खुद अपना डिफॉल्ट। एक मिनट सर, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। दूसरी बात, प्लीज। फिर इन्होंने ये सीजीएसटी, आईजीएसटी की बात करते हैं, मैं इनको बताता हूं। एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको आईजीएसटी कहते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी का 1,76,000 करोड़ रुपया का जो फंड था, वो सेंट्रल ने डायरेक्टली बिना स्टेट्स को दिए अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया। सीएजी ने उसके ऊपर पैरा बनाया, सीएजी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उन्होंने राज्यों की एक कमेटी बनाई कि हाँ, इसको देखो। राज्यों के वित्त मंत्री की 11 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं आया। चौथी बात, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी करते हो, तो भले वो अटॉर्नी जनरल हो या रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि 14% की आपको कंपनसेशन मिलेगा राज्यों को, तो अब आप उसको कह रहे हो आप बोरो कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बोरोइंग की अद्भुत शक्तियां होती है, और वो चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर सकता है। तो सरकार दिलाने को तैयार तो है। सरकार कह रही है आरबीआई से कम ब्याज दरों पर हम राज्यों को दिलवा देंगे, आप ले लो उनसे। वो संदीप जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने, उसका जवाब देता हूं। इन्होंने जो स्टेट का जीएसडीपी है
उसका पहले 3% तक स्टेट बोरो कर सकते थे, उसको बढ़ा के 5 किया, आज आधा % और बढ़ाया। और उसमें शर्तें क्या लगाई संदीप जी पता है? कि 1.5% खर्च होगा स्कूल पर, पौधारोपण पर, फॉरेस्टेशन पर। अरे अभी कोविड का समय, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। पिछले 5 महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीनों का IGST कहां है? कहां लेके बैठे हो? उसको डिवॉल्व क्यों नहीं करते हो? फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइंस बनी हुई है कि 41% उसमें राज्यों का हिस्सा है। कहां पर है वो राज्यों का हिस्सा? क्यों लोगों को बहका रहे हो आप? क्यों लोगों को बहका रहे हो आप? यहाँ पे झूठ मत बोलिए। इंटीग्रेटेड GST कहां से मिलेगा आपको? मैं एक मिनट गौरव वल्लभ, एक मिनट गौरव वल्लभ। नहीं संदीप, गोपाल कृष्ण अग्रवाल स्क्रीन पर। हाँ बताइए गोपाल बाबू, क्या कह रहे हैं? आप GST पे पॉलिटिकल डिबेट करना चाह रहे हैं, गौरव वल्लभ जी की ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, या GST पे इकोनॉमिक डिबेट करना चाह रहे हैं? मैं दोनों डिबेट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है। IGST में कितने पैसे दिए हैं कि नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। और अभी अमर पटनायक भी जवाब देंगे। हाँ नहीं, सारा दे दिया हमने तो। पॉलिटिकल डिबेट तो ऐसी कर रही है कि कुछ दिया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सारा दे दिया, स्टेट का कुछ भी बाकी नहीं है। कुछ भी बाकी नहीं है। हाँ तो यही तो कह रहे हैं सर गौरव जी। हाँ। ये पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं। अरे गोपाल बाबू आप भी जानते हैं। एक मिनट देखिए, अमर पटनायक को लाइए स्क्रीन पर। अमर पटनायक, राज्य सरकारों को पैसा मिला है GST का, या आप अपने ही अब खुद मुख्तारी कर रहे हैं? आत्मनिर्भर बनना पड़ रहा है सब राज्य सरकारों को। केंद्र से पैसा मिला है क्या? अच्छा संदीप जी, 2-3 बातें। पहला चीज है कि आज जो डिस्कशन हुआ है, 2 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें 7 दिन का समय दिया गया है स्टेट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो फाइन प्रिंट्स देख के हमारा राज्य सरकार डिसीजन लेगा और कम्युनिकेट करेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये डिबेट जो है उसको पॉलिटिकल नहीं करके लेटर, मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि आपको एक जो आंकड़ा है कि अबाउट 60% ऑफ जो टोटल एक्सपेंडिचर इन दिस कंट्री, टोटल जिसमें कंज्यूमर डिमांड क्रिएट होता है, वो स्टेट्स ही करते हैं। तो स्टेट्स एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो फिर ये इकोनॉमी का पूरा मतलब सीरियस क्राइसिस हो जाएगा। और आज का दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट स्पेंड करे। स्टेट स्पेंड करने के लिए उनका एक्सपेंडिचर जो है, कॉम्पेंसेशन जो है, उसको ठीक ठाक रख के कोविड के वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए बोरोइंग करना पड़ेगा। इसलिए इसमें कोई दुई मत नहीं है। लेकिन बोरोइंग स्टेट गवर्नमेंट करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ये इशू है। तो ये जो इशू है स्टेट गवर्नमेंट करने से, स्टेट गवर्नमेंट का मैन्यूवरेबिलिटी, पहला चीज है कि कलेक्शन करने का, जो लोन उठाने का जो मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम है। अभी गौरव वल्लभ जी बोल रहे थे जो 3% कंडीशंस भी उसमें अटैच्ड है। सेकंड है जो सेस कलेक्शन है वो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और तो उससे फिर उसको रिपेमेंट करेंगे। ये एक इशू है। दूसरा इशू है कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट का मैन्यूवरेबिलिटी टू रेज लोन्स एट ए चीपर रेट इज बहुत ज्यादा है। अभी पैसा मिला है क्या आपको? वो भी कर रहे हैं। मैं पहले ये जानना चाहता हूं, राज्य सरकारें जो कह रही हैं, मुझे सेंस ये मिली अभी तक पैसा नहीं मिला है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं हम। कॉम्पेंसेशन कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। कॉम्पेंसेशन अप्रैल मई जून जुलाई तक कुछ नहीं मिला। देखिए संदीप जी, कंपेंसेशन में प्रॉब्लम है। कंपेंसेशन जो स्टेट को नहीं गया है उसमें कमी है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिला। पूरा जो है पूरे साल की बात हो रही है कि 3 लाख करोड़ का पूरे साल में शॉर्टफॉल होगा, और इसलिए यह जो प्रॉब्लम है वो स्टेट की कंपेंसेशन। तो मतलब जो ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तेलंगाना उसको छोड़ दीजिए, कर्नाटक आपका राज्य है, मध्य प्रदेश आपका राज्य है, वो अपने टीचर शिक्षकों को भी सैलरी देने में दिक्कत आ रही है, तो वो उनकी बनाई हुई दिक्कत है, आप ये कह रहे हैं? देखिए नहीं, मैं आपको 1-2-3 बात कर रहा हूं। सब चीजों को मिला दोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टेट को सेंटर से पैसा जाता है वो 14 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत अलग जाता है, दैट इज डिफरेंट। और ये GST का इशू अलग है, GST अलग से जाता है। या 42% के फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन है वो दूसरा तरीके से आता है। तो वो डायरेक्ट आप सबको मिला रहे हो। संदीप जी आप समझदार हो, क्यों राजनीति कर रहे हो इस विषय पे? हाँ तो देखिए, उन्होंने इंटरजेक्ट किया, आपकी बात सुनी ना मैंने, पर मैं वही पूछ रहा हूँ
देखिए अगर शिक्षकों को सैलरी ना मिल पाए, संदीप जी मुझे कहने दीजिए। हाँ। अभी मैं मुझे एक बार और कमीशन के बारे में बोलने वाला था कि 15 फिनेंस कमीशन का प्रोजेक्शंस भी बहुत ज्यादातर अभी उसको चेंज करना पड़ेगा। 15 फिनेंस कमीशन, क्योंकि बाकी टैक्सेस कलेक्शन ऑल्सो हैज बीन अफेक्टेड, इनकम टैक्स एंड कस्टम्स विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो स्टेट्स को जो डिवोल्यूशन होने वाला है, वो जो कैलकुलेशन अभी 1 साल के लिए दिए हैं, फिनेंस कमीशन इंटरिम रिपोर्ट दिया है, अभी फाइनल देंगे, उनको भी पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये जो जीएसटी का देखिए, एक मिनट दर्शकों को भी, आम आदमी को भी समझ में आना चाहिए। सुनील गर्ग, एक दिक्कत है ना, राज्यों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो हम विकास कैसे करेंगे? हम बेरोजगारी की अगर मार की बात करते हैं, रोजगार सृजित कैसे होंगे? नए स्कूल कॉलेज कैसे बनेंगे? तो मतलब अगर कटोरा लेकर मैं कहूं राज्य घूम रहे हैं, गलत कह रहा हूं क्या? या उनकी पीड़ा वो दिखावा कर रहे हैं इस पीड़ा के नाम पर? सुनील गर्ग, आपसे सवाल था। हाँ जी बताइए संदीप जी। नमस्कार। नमस्कार। दिखावा कर रहे हैं क्या राज्य, या दरअसल पीड़ा में है? देखिए, पीड़ा का टाइम तो है ही कोविड-19 संदीप जी, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा झूठ और थोड़ा थोड़ा सच सब बोल रहे हैं इसमें। जहां तक गौरव वल्लभ जी की बात है, वो कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है। सरकार का आंकड़ा है कि 1,65,000 करोड़ रिलीज किया है। ये 3 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है ना, ये 20-21 पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है। और सरकार कह रही है कि 65,000 करोड़ तो सहज आ जाएगा। 2,35,000 करोड़ रुपए की आपको बाइफर्केशन करनी है। या तो आप 97,000 करोड़ आप आरबीआई से ले लीजिए, या 2,35,000 करोड़ पूरा उठा लीजिए। जहां तक सवाल है दूसरे सोर्सेज की, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो सोर्सेज है, या तो लिक्विड पे टैक्स आता है उसको, या पेट्रोल डीजल पर आता है, या शराब पर आता है, या स्टैंप ड्यूटी आती है। एक्चुअली सारे के सारे ही रेवेन्यू के सोर्स सूख गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। आज की डेट में समस्या ये है। तो उसको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि कोई एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज कहा है कि आप 7 दिन बाद हमें बताइए कि आपको कौन सा फॉर्मूला सूट करता है। और जैसे अभी अमर जी ने भी कहा कि नहीं, पर मुझे एक चीज बताइए सुनील गर्ग, देखिए आप जाने माने सीए हैं। सरकार एक नई व्यवस्था लेकर आती है जिसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसे कहा जाता है गुड एंड सिंपल टैक्स होगा। इसमें गुड क्या रह गया और सिंपल क्या रह गया कि अगर आप गारंटी दे रहे हैं, सॉवरेन गारंटी थी ना ये केंद्र सरकार की, जितना आप रेवेन्यू पहले कमाते थे टैक्सेस से, सेल्स टैक्स, वैट, ऑक्ट्राई, लेवीज जो राज्य सरकारें लगाती थी, हम उसके ऊपर 14% आपको देंगे हर साल। और अब कह रहे हैं नहीं जी, कानूनी कोई बाध्यता नहीं है। ये तो पूरा ढांचा चरमराएगा ना। नहीं, इसमें एक बात है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है, के वेणुगोपाल जी ने, कि कंपनसेशन सेस जो आपका डेफिसिट आ रहा है उसे कंपनसेशन सेस में से दे सकते हैं, आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं दे सकते। ये एक टेक्निकल सवाल है कि क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। नहीं, टेक्निकल क्या है, ये बात घुमाने की बात है ना सिद्धार्थ जराबी। इसमें टेक्निकलिटी क्या है? ये बात को लंबा खींचना है, या तो पैसे नहीं है, संदीप जी या आप ये कह रहे हैं कि भैया जो हमने गारंटी दी हम गारंटी तोड़ रहे हैं। ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है ना सिद्धार्थ जराबी। संदीप, सबसे पहला विषय ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाला है, अपने सुनील जी जाने माने हैं, पर इस विषय को शायद ऐसे नहीं देखना चाहिए। फैक्ट ये है कि कॉम्पेंसेशन का क्लॉज इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए लिखा गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसको इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए किया क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि अरुण जेटली जी उस टाइम 5 वर्ष 10 वर्ष बाद के लिए सोच रहे थे कि मान लीजिए स्टेट्स में पॉलिटिकल चेंजेस होंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे आके कोई सरकार स्टेट्स को पॉलिटिकल रीजन से स्क्वीज करे और उनको पैसे ना दे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पहले ड्राफ्ट थे जीएसटी के, उसमें इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पेंसेशन क्लॉज था ही नहीं। अब दूसरा विषय जो आपने ये कहा है, इसमें से जो मोटी चीज समझनी हमें पड़ेगी, जो 1,65,000 करोड़ दिए गए हैं वो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जी। इस वित्तीय वर्ष में पहले 4 महीने तो इकोनॉमी का बट्ठा बैठ गया है। मैं बड़ी साफ बात कहूंगा, स्टेट्स को और केंद्र को सबको बट्ठा लग गया है। अब स्टेट्स केंद्र पे प्रेशर दबाव डाल के पैसा मांगे तो अभी हर कोई कंगला है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कंगला थोड़ा लूज वर्ड है, इस पे कोई
आपत्ति ना समझे, केवल विषय समझाने के लिए कह रहा हूं। और इसमें से तीसरी बात, जो आखिरी बात निकल के आ रही है संदीप, ऑल फ्यूचर रिफॉर्म ऑफ जीएसटी इज डेड फॉर द नियर फ्यूचर। रियल एस्टेट की चेंजेस, अल्कोहल, पेट्रोलियम और बाकी चीजें जो जीएसटी में अभी नहीं लाई गई हैं, उनका समावेश अभी स्टेट्स नहीं अलाउ होने देंगे। दूसरा, एक शुक्र की बात है कि कोई टैक्स रेट्स की बात आज बैठक में से नहीं निकली है, परंतु एक नेगेटिव निकला है कि सेस माइट कंटिन्यू आफ्टर द 5th ईयर। तो जो गुड एंड सिंपल टैक्स का जो हम सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, कोरोना की सबसे बड़ी मार है कि गुड एंड सिंपल टैक्स इज टुडे बिकम ग्रेटली डिफिकल्ट टैक्स टू इंप्लीमेंट, और इस पे ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। मैं मानता हूं कि इसमें कोई और चारा नहीं है। गोपाल जी, मेरे मित्र का पॉइंट जवाब दे रहा हूं, गोपाल जी अलाउ करिएगा, कोई और चारा नहीं है। केंद्र को पर्स स्ट्रिंग्स अपने लूजन करने पड़ेंगे, नहीं तो स्टेट्स और सेंटर के चक्कर में पूरी इकोनॉमी को उठाने में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये जो फिस्कल रिजिडिटी है ना, जो आर्थिक रूढ़िवाद सोच है कि नहीं वित्तीय घाटा नहीं बढ़ा सकते गोपाल कृष्ण अग्रवाल, क्या अब उससे आगे निकलना पड़ेगा? या आप दरअसल ये कह रहे हैं कि राज्यों के पास भाई शराब है, शराब पर और टैक्स लगा दो? वो कोरोना काल में सबसे पहले शराब की दुकानें क्यों खोली? क्योंकि राज्यों के पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं था। तो शराब पर टैक्स बढ़ा दो जितना बढ़ा सकते हो, वैट वूट और लगा दो पेट्रोल डीजल पर, डीजल को फिर से आगे बढ़ा दो पेट्रोल से, यही बच गया अब राज्यों के पास। नहीं संदीप जी, दो चीजें मैं पहले एक तो ये क्लियर कर दूं, जो दो ऑप्शन दिए ना उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार ने सॉल्यूशन के लिए दो ऑप्शन दिए स्टेट को कि 97,000 आप सेंट्रल आरबीआई वगैरह से बोरोइंग कर लीजिए, जीसेक रेट पे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी, और 5 साल के आगे भी सेस लगा लगा के जो थोड़ा नहीं, उसी में तो गौरव वल्लभ, देखिए एक मिनट, नहीं सुनो तो लो, सुन तो लो पूरा। अरे आप ही की बात सुन रहा हूँ, रुकिए तो आप परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे बीच में इंटरजेक्शन भी होती है, एक इंटरजेक्शन चीज होती है, फिर इंटरजेक्शन करना पहले सुनिए ना, पूरी मेरी बात तो सुन लो। गोपाल कि एक्सटेंड कर देंगे जब सुनिए, सुन तो लो, जो आप बात कह रहे हैं उसी से जुड़ी बात है, जरूरी बात है। आप कह रहे हैं कि हाँ भाई वो 97,000 करोड़ ले लो, बैंकों से ले लो, उसमें गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं कि पहले स्टेट जीडीपी जो होता है तो उसका, देखिए आप सुनेंगे नहीं। पहले संदीप जी मेरी बात पूरी होने दो। 97,000 करोड़ के लिए अभी बोरो कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सेस लेके एक्सटेंडेड पीरियड में सुन लिया, उसके बाद सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद पूछ रहा हूँ, पहले अपनी जीडीपी का, स्टेट जीडीपी का 3% आप ले सकते थे लोन, अब 5% हुआ, उसे 5.5 करने लगे। लेकिन गोपाल बाबू, गौरव वल्लभ सवाल ये उठा रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे, इतना शिक्षा में ही लगाना पड़ेगा, तो आप अपने राज्य का अपने हिसाब से विकास कैसे कर पाएंगे? वो पैसा मिल भी गया तो। अरे मेरी बात सुनो, वो सेंटर ही देगा सेस लगा के आने वाले समय में। और ये जो गौरव वल्लभ कह रहे थे वो आईजीएसटी की बात कर रहे थे, वो अलग है, इंटरस्टेट जीएसटी की, वो तो ये सब चीजों को मिलाए जा रहे हैं। मैं नहीं मिला रहा हूँ, आपने आईजीएसटी को खुद मिलाया और उसी को साफ किया सिद्धार्थ ने, वो पिछले साल का मिला है, इस साल का अभी तक नहीं मिला। आप क्योंकि आंकड़े मुझसे बेहतर जानते हैं, जाने माने सीए हैं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं पूरी डिबेट को। नहीं, मैं इसे सरल करना चाह रहा हूँ। नहीं बोला 1,65,000 करोड़ की फिगर मैंने नहीं दी, वो पिछले साल का मैं सिद्धार्थ जराबी साहब के साथ एग्री कर रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ 14,000 करोड़ का दिया है कंपेंसेशन में, तो 28 राज्य ने 14,000 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया। देखिए कितनी जान लगानी पड़ी आपसे ये फिगर निकलवाने के लिए, कितनी जान लगानी पड़ी मुझे। टाइम कहाँ दे रहे हैं? अरे संदीप जी मैं तो पूरी फिगर दे रहा हूँ, आप सुन तो लो पहले। हाँ। लेकिन यह इन एडिशन टू जीएसटी का है, स्टेट जीएसटी का पैसा दे चुके हैं। स्टेट जीएसटी का आप थोड़ा दे रहे हैं, वो तो उनको हक है, कानूनी हक है, तो ये भी तो उनका हक है, ये भी हक है। तो फिर देखिए अब आप नई चीज, यही चक्कर है ना इस देश में। अब इतनी देखिए कॉन्स्पिरेसी थियरी सुशांत सिंह राजपूत के लिए छोड़ देते, वो डिलीवरी बॉय से लेकर और दरबान से लेकर और तथाकथित दोस्तों से लेकर हर कोई आजकल आई विटनेस हो गया। ये आर्थिक डिबेट है, सुशांत सिंह राजपूत की डिबेट नहीं है। लेते हैं ये लोग, बीच में बात काट लेते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। पूरी बोलता तो मैं
ये फिगर भी बोलता। आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया, बीच में ही पॉइंट कहीं खींच लिया। नहीं, मैं देखिए सीरियस डिबेट है। देखिए, गौरव चार वल्लभ, एक मिनट गोपाल बाबू, आपकी बात मैं यहाँ पर वो नहीं, एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं, एक समस्या है और हमारे दर्शक उससे जूझेंगे और जूझ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत से दर्शक हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई मेरी राज्य सरकार मेरे लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है, कुछ विकास क्यों नहीं कर रही है, कुछ हमें राहत क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है, हम वो चर्चा कर रहे हैं। तो गौरव, अब मतलब राज्यों के पास क्या रह जाएगा? शराब के दाम और बढ़ा दो, थोड़ा वैट बढ़ा दो पेट्रोल डीजल पर, अब यही रास्ता रह जाएगा। संदीप जी, एक बात कह के आपका उत्तर दूंगा कि मैं एक घर में रहता था, मेरा फ्लैट था, मैं मेरे फ्लैट में जो प्रोडक्शन होता था उसके ऊपर ड्यूटी लगाता था। बिल्डिंग वालों ने कहा कि अब एक ही ड्यूटी लेंगे और आपको जितना आपका फ्लैट से आपको भाड़ा मिलता था, ड्यूटी मिलती थी, वो हम देंगे और आपको लिख के देते हैं। अब जब मेरे को नहीं मिल रहा तो बिल्डिंग वाले बोल रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, बैंक के जाके लोन ले लो। यही कर रही यहाँ पे। बिल्डिंग का मतलब केंद्र सरकार है, फ्लैट का मतलब राज्य सरकार है और बैंक बोरोइंग मतलब रिजर्व बैंक से जाके बोरो कर लो। देखिए, इसका आप ट्रस्ट डेफिसिट क्यों क्रिएट करना चाहते हो केंद्र और राज्यों के बीच? एक आप तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कोएर्सिव फेडरलिज्म क्यों बनाना चाहते हो आप? नंबर एक। दूसरी बात, आपने कहा राज्यों के पास क्या चाह रहा है। आप ही यही भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए बोल रहे हैं कि राज्यों के पास एक ही चाह रहा है, जाके बोरो कर लो। मैं बोल रहा हूं, जब आप बोरोइंग लिमिट बढ़ा रहे हो तो बोल रहे हो कि आपको फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना करना पड़ेगा, पावर सेक्टर पे इतना करना पड़ेगा। अरे कोविड का समय है, सैलरी देने का पैसा नहीं है, आप कह रहे हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म करो। इस समय थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा आपकी भी राज्य सरकार है, ये सिर्फ हमको ही फायदा नहीं मिलेगा, आपकी राज्य सरकारों को भी फायदा मिलेगा अगर आप इस बेतुके फरमान को बाहर निकालो। तीसरी बात, जो मैंने IGST की बात करी, मैंने ये कहा कि 1,76,000 करोड़ रुपए IGST से सीधे आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किए। CAG ने उसका पैरा बनाया, उसके बाद वित्त मंत्री जी ने एक कमेटी बनाई, 11 महीने हो गए, उस कमेटी की एक बैठक हुई। क्या कर रहे हो आप? वो कम से कम 1,76,000 करोड़ जो CAG कह रहा आपने गलत ट्रांसफर किए हैं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट करिए राज्यों में। और चौथी और एक मिनट थोड़ा और आसान करते हैं, देखिए सरल करते हैं डिबेट को। दरअसल 3 साल पहले अमर पटनायक जो व्यवस्था आई है, अब वो पूरी व्यवस्था ही चरमराने के कगार पर आ गई है क्या? राज्य और केंद्र ऐसे लड़ेंगे, ऐसे भिड़ेंगे आपस में, तो ये पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी क्या? ये भी एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक मिनट सर, अमर पटनायक स्क्रीन पर। संदीप जी, आप देखिए, ये कोविड का जो सिचुएशन हुआ है वो 100 साल में हुआ है पहली बार 1918 के बाद। तो इसको तो मानना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा, स्टेट्स को मानना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन को भी मानना पड़ेगा, GST काउंसिल को भी मानना पड़ेगा। ये रियलाइजेशन होगा तभी जाके ये स्ट्रक्चर बच सकता है। सपोज ये रियलाइजेशन नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर को बचाने के लिए सब स्टेट्स को भी करना पड़ेगा, सेंटर को भी करना पड़ेगा, दोनों के पास पैसा का कमी है। हमारा मानना है कि बोरोइंग जो करना है, बोरोइंग सेंटर के लिए इजियर रहता है कंपेयर टू स्टेट्स, नंबर 1। नंबर 2 है, आप देखिए, आप लास्ट टाइम आपने जितना डिस्ट्रीब्यूट किया कॉम्पेंसेशन, लेकिन आपका जो सेस आया था 95,000 करोड़ और आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अराउंड 1.65। नाउ जो शॉर्टफॉल रहता है उसको सेंटर इज इन ए बेटर पोजीशन टू मैनेज इट। आप स्टेट्स के ऊपर छोड़ दोगे तो स्टेट्स विल नॉट स्पेंड, तो कंजम इकोनॉमी का ही डब्बा बैठ जाएगा। दैट इज माई वरी। सो ये मैं सोच रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर को बना रहने के लिए सेंटर एंड स्टेट जो GST काउंसिल में जो डिस्कशन है उसमें यही पॉइंट है, जो ऑप्शन दोनों है। ऑफ कोर्स नहीं, अब तो बहुत से राज्य है और मैं इसमें नाम लेकर पूछ रहा हूं आपसे सवाल, अमर पटनायक, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, या उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं भाई पुराना निजाम ही आने दो, पुरानी व्यवस्था ही आने दो, हम अपना टैक्स अपने आप लगा लेंगे, अपना हिसाब किताब खुद कर लेंगे, आपके सामने कटोरा लेकर नहीं आना पड़ेगा। ये एक संकट पैदा हो गया है क्या? नहीं, देखिए, या ये राजनीति है, ये पॉस्चरिंग है? हाँ, तो GST का जो टैक्स है वो आप उसको सिर्फ टैक्स की तरफ मत देखिए। GST का क्यों सिंप्लीफिकेशन, इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
जो एक्शंस जो होगा उसमें से जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ज्यादा टैक्सेस करना नहीं पड़ेगा, ट्रक्स जाके वेट नहीं करने पड़ेंगे वहां पे एंट्री टैक्स के वजह से गेट्स पे, टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको सोच के तो सब ऑल स्टेट्स हैव एग्रीड। अभी जो कह रहे हैं कि पीछे चले जाएंगे, तो यू ऑल्सो थिंक नहीं, पैसे तो आम आदमी रहा है ना। आम आदमी के बारे में आप लड़ते रहिए पैसे के लिए, आम आदमी विकास की दरकार लगाए बैठा रहेगा, और संकट काल है, सब दिक्कत में है, और दिक्कत में यहां पर लड़ाई हो रही है सिद्धार्थ, और लड़ाई के दूरगामी परिणाम क्या होंगे? ये व्यवस्था टिक भी पाएगी क्या? दूरगामी परिणाम ऑलरेडी हमारे सामने है। सबसे बड़ा परिणाम ये है कि सेस, जो कि हमने जीएसटी लाने से पहले ये रिकॉग्नाइज किया था सबने कि सेस एक गलत प्रकार का लेवी है, ये डिस्टॉर्शनरी है और इसको नहीं लगाना चाहिए। आज मैं फ्रैंकली ये कह रहा हूं कि ये सेस को 5 साल से एक्सटेंड करना एक रेट्रोग्रेड स्टेप है। इससे जीएसटी के ढांचे में एक बहुत गहरा घाव लग रहा है। दूसरा विषय जो ये है कि जीएसटी की जो एक कल्पना थी कि वो क्या करेगा, आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि जीएसटी हैज ओनली बेनिफिटेड वेरी लार्ज, वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज, और उससे थोड़ी सी एक स्तर नीचे जिनके पास ऐसे लोग और इतनी व्यवस्था है करने के लिए। हमने देखा कि इतने सारे एग्जेम्पशंस क्यों देने पड़े हैं जीएसटी से। हमने लिमिट्स बढ़ाई हैं, कई सेक्टर्स को एग्जेम्प्ट किया है, कई में इनपुट टैक्स क्रेडिट के हमने रूल्स चेंज कर दिए हैं, बिकॉज वी रियलाइज कि जीएसटी हैज बिकम वन साइज फिट ऑल। वो नहीं चल रहा है। आपने बड़ी कंपनियों की बात की सिद्धार्थ, बीच में रोक रहा हूं, बड़ी कंपनियां नहीं, कुछ राज्यों को फायदा है, जिस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो सीजीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, अब गुजरात है, एक बड़ा औद्योगिक राज्य है या महाराष्ट्र है, वहां इंट्रा गुड मूवमेंट ज्यादा होती है, उनके पास पैसा आ जाएगा, बिहार में नहीं आएगी। बिहार जीएसटी के लिए तैयार क्यों हुआ? प्रोहिबिशन क्यों लगाई? शराबबंदी कर दी कि नहीं? 14% तो मिलेगा कॉम्पनसेशन हर बार। अब बिहार सबसे ज्यादा मतलब परेशान हुआ घूम रहा है। सुशील मोदी सबसे ज्यादा वोकल क्यों है? क्योंकि वहां शराब से भी नहीं आ रहा रेवेन्यू। संदीप, ये आज आप देख लीजिए कि 3 हमारे जो सबसे बड़े स्टेट्स हैं इकोनॉमिकली, तमिलनाडु नंबर 1, गुजरात एंड महाराष्ट्र, अगर इन 3 में को हम छोड़ दें तो सब बाकी स्टेट्स की डिपेंडेंसी है। और आप इन तीनों की राजनीति भी देख लें तो वो 3 अलग राजनीतिक एक प्रकार से वहां पे सोच है। मेरा जो सबसे बड़ा, एक मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि आज की डेट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इस्तेमाल होना चाहिए था बाय रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट टू बूस्ट कंजम्पशन। आपको याद होगा 2008 और 9 के स्लोडाउन में सर्विस टैक्स और एक्साइज को काटा गया था, पर कटने की तो बात नहीं आई ना सुनील गर्ग। आज क्या हुआ? ये लड़ाई झगड़े में जो सरलीकरण जीएसटी का होने की बात थी, ये 5-5 स्लैब के बजाय स्लैब थोड़े कम किए जाएं, घटाए जाएं, उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही। मैं इसीलिए पूरी व्यवस्था अब सवालों के घेरे में आ गई। देखिए संदीप जी, दोनों बातें कहना ना, मतलब चीजों को डिस्टोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जीएसटी ठीक गुड टैक्स है, सिंपल अभी नहीं हो पाया है क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं और शायद वो टाइम के साथ जाएगा। जहां तक सवाल झगड़ों का भी है, ये कंपनसेशन का भी है, बात सॉवरेन गारंटी के ऊपर है कि बोरो कौन करे, स्टेट करे या सेंटर करे। इसको लेके मुझे नहीं लगता कि आज जैसे आप मुझे तो इतना पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, देखिए स्टेट्स बोरो नहीं कर सकते, ये हमारी व्यवस्था है। अब नई व्यवस्था इजाद हो रही है ना सुनील गर्ग। नहीं, सरकार ने, देखिए सर, सरकार को भी हम अननेसेसरी क्रिटिसाइज ना करें। सरकार ने दोनों ऑप्शन दिया और साथ ही का टाइम भी दिया है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर जो 97,000 जो कोविड के कारण है, जो कंपनसेशन लॉस है जो कोविड के कारण, उसको छोड़ दीजिए, वो ले लीजिए। और देखिए हमारे पास आज की डेट में ऑप्शन क्या है, अगर हम इसकी अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश करें। क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान काम है सरकार को, लेकिन ऑप्शंस क्या है? किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पेंडेमिक आएगा। नहीं, ऑप्शन के लिए ही तो सरकार होती है। हम सवाल पूछने के लिए हैं। आप सवाल पूछने को क्रिटिसिज्म क्यों बता रहे हैं? मैंने तो हमारा काम सवाल पूछना है। सरकार किस लिए आती है? देश को चलाने के लिए। देखिए आपका सवाल बहुत वाजिब है। मैंने तो पहले कहा गोपाल जी भी थोड़ी झूठ बोल रहे हैं और वो भी पूरे नहीं, वो मैंने उस टाइम आप बोला नहीं। आपने भी जो आईजीएसटी की बात कही है ना, 1,65,000 करोड़,
वो 27 जुलाई को 13,806 करोड़ की आखिरी खेप गई। ये सारा का सारा वित्तीय वर्ष 2019-20 का पैसा था, जो 27 जुलाई तक दिया गया है। इस साल का पैसा नहीं दिया गया, जो मैं शुरू में बोलता हूं, मैं स्टैंड करता हूं उस पर। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल फैक्ट सच है संदीप जी। वो पैसा सरकार ने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि सेंटर भी जो है वो भी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है स्टेट को। उसको कहीं ना कहीं आपको लिबर्टी देनी पड़ेगी। एक बार गौरव वल्लभ ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि आपने FRBM एक्ट में एक्सपेंशन तो कर दिया, लेकिन आपने फिर कंडीशंस लगा दी हैं। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है, तो सरकार को भी राजनीति से हटकर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राजनीति ये अब आपने पते की बात कही है ना गोपाल बाबू, राजनीति क्यों करें? आपने सवाल जायज था वो उस टाइम, पर मैं आखिर के लिए सवाल छोड़ा हुआ था कि पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हो, इकोनॉमिक डिस्कशन भी की। अब मैं पॉलिटिकल सवाल पर आता हूं। अरे देश तो हमारा है, राज्य सरकारें भी हमारी हैं, केंद्र भी हमारी है। सरकार आपस में लड़ेंगे, सिर्फ टव्वल करेंगे पैसे के लिए, तो देश का ही नुकसान होगा ना। नहीं संदीप जी, देखो कोई लड़ नहीं रहा। जीएसटी काउंसिल दोनों को साथ में बिठा के जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो उस पर डिसीजन लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल अगर कहेगा कि सेंटर बोरो कर ले, तो सेंटर और स्टेट डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली लड़ाई तो हम कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल तो सॉल्यूशन का मैकेनिज्म। और दूसरी बात ये है कि ये जो इश्यू आ गया है ना संदीप जी, ये कंपेंसेशन को लेके है। और कंपेंसेशन का जो 14% उस वक्त भी बहुत चर्चा होती थी कि 14% लॉस इन रेवेन्यू, अगर फ्यूचर की पोजीशन में अगर किसी स्टेट को उसके एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कमी होती है, तो वह उसको पूरा करेंगे। और 14% हर साल, मैं पूरी बात समझता हूं गोपाल बाबू। देखिए, कहाँ तो 1.25 लाख करोड़ तक जीएसटी कलेक्शन हर महीने होनी चाहिए। वो 30,000 करोड़ भी 60 आई, 80 आई, जून के महीने में 1 लाख करोड़ हुई, फिर से 90,000 करोड़ आ गई। मैं बिल्कुल जानता हूं कि कलेक्शन उतनी नहीं हो रही है। तो इसीलिए गौरव वल्लभ, लड़ाई तरीका है क्या? एक मिनट गौरव वल्लभ, लड़ाई तरीका है क्या? देश तो सबका है ना, रास्ता उसमें निकालना पड़ेगा। या नहीं देता, मैं नहीं देता, वो कहे हमें तो चाहिए, ये जिद हो रही है। संदीप जी, कोई लड़ाई नहीं है। आप एक चीज सोचिए, हेल्थ पे कौन खर्चा करता है? स्टेट। एजुकेशन पे कौन कर रहा है? स्टेट। सोशल सेक्टर पे कौन कर रहा है? स्टेट। म्युनिसिपैलिटी पे कौन कर रहा है? स्टेट। पुलिस पे कौन कर रहा है? स्टेट। पब्लिक सर्विसेज पे कौन कर रहा है? स्टेट। एग्रीकल्चर पे कौन कर रहा है? स्टेट। नहरों पे कौन कर रहा है? स्टेट। अब आप आज आपदा का समय, आप उनको कह रहे हो आप जाके बोरो कर लो, गलत बात है ना। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान जो कि देश में उससे बड़ी कोई किताब नहीं है, उसमें अमेंडमेंट करके आपने लिखा 14% ऑफ कंपनसेशन विल बी पेड। अगर भाजपा के प्रतिनिधि यह मान रहे हैं कि हम पे करेंगे, तो अटॉर्नी जनरल क्यों दे रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट कि भाई कोई लीगल कंपल्शन नहीं है? रेवेन्यू सेक्रेटरी अटॉर्नी जनरल के पास क्यों जा रहे हैं? खुद सुशील मोदी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, गौरव वल्लभ, वो कहते हैं भैया आप कह रहे हैं लीगली बाउंड नहीं है, बट यू आर मॉरली बाउंड, कि चलिए कानूनी आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हो, नैतिकता का तकाजा है। आपने हमें एक भरोसा दिया, एक इकबाल पे सरकार चलती है ना। मैं अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनकी सब इज्जत करते हैं, उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं मिनट से। जब उनसे पूछा गया था, जब ये कंपनसेशन की बात हो रही थी, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से स्टेटमेंट सुन के सुना रहा हूं मैं आपको। अगर जरूरत पड़ी तो आई विल मेक द गुड ऑफ द लॉस। दिस इज द स्टेटमेंट बाय एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। पार्लियामेंट में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दिया। जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, जो कि संविधान संशोधन एक्ट बिल बना और एक्ट बना, उसमें ये है। अब आप कह रहे हो आप उधर चले जाओ। देखिए, अपने बड़े भाई की भूमिका में आइए। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोरोइंग पावर्स है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोरोइंग करके चीपर रेट पे आप बोरो कर सकते हो। और सारे स्टेट, मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि राजस्थान और महाराष्ट्र को ही दो, मैं तो कह रहा हूं गुजरात को भी दो, मैं तो कह रहा हूं कर्नाटक को भी दो, मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश, बिहार, सबको दो। क्योंकि जब तक आप राज्यों को पैसा नहीं दोगे, ये कोविड की लड़ाई हम लड़ेंगे कैसे? आज इस लड़ाई को स्ट्रेंथन करने का समय आ गया। 5 महीने हो गए इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जीएसटी का एक पैसा रिलीज नहीं किया, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होना चाहिए। आप रिस्पॉन्ड करेंगे? एक लंबी फेहरिस्त गिनवाई है यहाँ पर गौरव वल्लभ ने, और वो बिल्कुल जायज है। मैं चेक कर रहा था कि सारे स्टेट लिस्ट में हैं वो टॉपिक्स, हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है,
ये तमाम चीजें तो राज्यों के अधिकार है ना, राज्यों को काम करना होगा इन पर। पैसा नहीं होगा तो काम क्या बिल्कुल खाली हो जाएगा, बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि कोरोना काल है, चलो बंद करके बैठ जाते हैं। नो देखिए, वो तो बात सही है कि एग्रीकल्चर जिसके बलबूते पे अभी हमारा लड़ाई जो चल रहा है, उसका मेन स्टे अभी हुआ है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू हुआ, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुआ, और नरेगा एमजीएनआरईजीएस का पैसा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, तो उसको एलोकेशन भी बढ़ाया है। और आप ये इसको देखिए, लॉ एंड ऑर्डर लेकिन पूरा स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन है, पूरा सही है। तो इसलिए मैंने बोला कि 60% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया जो है वो स्टेट्स करते हैं, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। आप सब कुछ लेके, जब डिफेंस को भी लेके भी, तो अब 60% का जो आपका रहेगा नहीं स्पेंडिंग करने का कैपेसिटी, इकोनॉमी बढ़ेगा कैसा? इकोनॉमी जो कोरोना के काल में इकोनॉमी का जो हम सोचने की इम्पेटस देने के लिए वो होगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बैलेंस्ड व्यू है, अभी जो 2 ऑप्शंस दिए हैं स्टेट्स को, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। फाइनली जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द अदर स्टेट्स डू, उसमें पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए। सिद्धार्थ सर, अभी रास्ता क्या है आपकी नजर में? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, 1 हफ्ते का वक्त है, पर आपकी निगाह में तरीका क्या है, क्या होना चाहिए? मैंने अपना पर्सनल व्यू ये कहा था कि केंद्र को इस समय पे बोरो करना चाहिए, और बेशक वो स्टेट से कुछ उस पे इंटरेस्ट रेट भी डाल सकता है। हर स्टेट के पास इतनी सोफिस्टिकेशन नहीं है। और जो बड़ा मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा आखिर में संदीप, 2004 में आपको याद होगा जब सरकार बदली थी, तो उस समय के अटॉर्नी जनरल ने कांग्रेस और लेफ्ट यूपीए सरकार के समय पे एक बहुत बड़ा ओपिनियन दिया था कि जो पहले डिसइन्वेस्टमेंट हुई हैं वो अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उससे एक बहुत बड़ा धक्का लगा था डिसइन्वेस्टमेंट को और प्राइवेटाइजेशन और बाहर से कैपिटल लाने की प्रोसेस में, जिससे मनमोहन सिंह सरकार कई वर्षों तक रिकवर नहीं कर पाई। आप मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं मानूंगा कि अटॉर्नी जनरल साहब की जो जजमेंट है, और मुझे अभी कोई एक पत्रकार साथी ने ही व्हाट्सएप पे अभी जानकारी दी है कि शायद कुछ लोगों ने अनऑफिशियली ये बोला है कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो खासकर ओपिनियन दिया है एजी साहब ने इस बारी। मैं ये मानता हूं कि ये एक प्रकार का पॉलिटिकल इकोनॉमी का बहुत बड़ा सवाल है। 2004 में मिलोन बनर्जी द्वारा दी गई उस ओपिनियन और इस ओपिनियन की मैं तुलना कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े संवैधानिक विषय उठ के आ रहे हैं, और केंद्र सरकार मुझे लगता है कि इसमें रास्ता शायद अगली बैठक में निकालेगी। और यहां पर मोटी बात मैं बिल्कुल समझ गया, संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है, तकरार और भी बढ़ सकती है। जीएसटी काउंसिल के पास 1 हफ्ते का वक्त है, लेकिन सरकारें हमारी हैं, देश हमारा है, राज्य हमारा है, और केंद्र सरकार भी हमारी है। आपस में लड़ेंगे तो आपके मेरे हम सबके विकास के बारे में, मूलभूत सुविधाओं के बारे में कब सोचा जाएगा? तो लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। ये पैसे के लिए ये कोई देशों की लड़ाई थोड़ा है, हम एक ही हैं, पैसा हमारा ही है, हमारे ही टैक्सेस से वो पैसा आता है, तो इसका समझौता कीजिए, कोई रास्ता निकालिए और विकास की राह में लगिए। आपदा में भी मौके होते हैं, उन्हें भुलाने की कोशिश कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा